हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी एनटीए द्वारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम कराया जाता है, उस यूजीसी नेट के एग्जाम में भूगोल विषय से विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के पूछने, इन्हें फ्रेम करने की क्या प्रवृत्ति रही है, इस आधार पर हम प्रश्नों को यहाँ चर्चा में लाएंगे। तो बेसिकली इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि जो ज्योग्राफी विषय है, जो भूगोल विषय है, उसे हम सेगमेंट वाइज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम किन पीवाईक्यू के बारे में चर्चा करेंगे, हम विगत वर्षों में पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे जो किससे जुड़े हुए हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए हैं, यानी भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो भू आकृति विज्ञान के संबंध में पीवाईक्यू में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, 23, 22, 20, 21, हमने सारे ईयर्स को देखा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 18, 19 के प्रश्नों को भी समझने जानने की कोशिश हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, सेगमेंट जियोमॉर्फोलॉजी है और इसमें विगत वर्षों के प्रश्न यानी पीवाईक्यू। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्वानों के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण की पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया। यानी आपके पास 4 समूह दिए हुए हैं वैज्ञानिकों के। आपको ये बताना है कि इन समूहों में से वे कौन सा समूह है जिसके सभी वैज्ञानिकों ने यह बात स्वीकार की है कि जो धाराएं हैं या जो जल धाराएं हैं या नदी की जो धाराएं हैं, ठीक है, ये धाराएं या इन धाराओं के द्वारा क्या होता है, जो पार्श्विक क्षरण होता है, जिसे आप पार्श्विक अपरदन भी कहते हैं, ठीक है, जो पार्श्विक क्षरण होता है, इसके माध्यम से पेडिमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके माध्यम से पेडिमेंट का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप यहां पर यह सवाल पूछ सकते हैं कि ऑप्शन क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मैक्की, पेज, ब्लैकबिल्डर। ऑप्शन बी है मैगी, ब्लैकबिल्डर, जॉनसन। ऑप्शन सी है पेज, जॉनसन, लॉसन और ऑप्शन डी है पेज, ब्लैकबिल्डर, जॉनसन। ठीक है, ब्लैकबिल्डर, जॉनसन। यह प्रश्न 2018 के दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए एक सवाल यह भी बनता है, पेडिमेंट क्या है, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। देखिए पेडिमेंट के आधार पर पेडिप्लेन की संकल्पना आती है। पेडिप्लेन, हम एक प्रकार के पेडिमेंट्स अवसादों की वजह से जो स्थलाकृति निर्माण होगी, ठीक है, मैदान की तरह होगी, प्लेन होगी, समप्राय मैदान की तरह होगी, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है पेडिप्लेन। पेडिमेंट्स के आधार या पेडिमेंट्स की वजह से इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब ध्यान रखें, पेडिमेंट्स कहाँ से निर्मित होते हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पेडिमेंट्स का निर्माण जल धाराओं की पार्श्विक क्षरण के माध्यम से होता है। मान लीजिए कोई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, यहां से जलधारा या नदी या कुछ गुजर रही है बीच से होकर। इन जलधाराओं के गुजरने के क्रम में नदी की तली में ही नहीं, जबकि नदी के पार्श्विक की किनारे में भी क्या होगा, अपरदन होगा। ये यहाँ से भी अपने अवसादों को बहा कर ले जाएगी, जिससे इसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस अपरदन को क्या कहते हैं, पार्श्विक क्षरण कहते हैं, पार्श्विक अपरदन कहते हैं। तो ध्यान रखिए कौन कौन से वैज्ञानिकों ने ये बात मानी है कि धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण को पेडिमेंट का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहली बार जो पेडिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था लगभग 1888 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग वर्ष 1888 में पहली बार पेडिमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ। पेडिमेंट शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया इस वर्ष में, ध्यान रखें, जीके गिलबर्ट ने किया। ये काफी, जीके गिलबर्ट ने पहली बार पेडिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया। कहीं कहीं ये आपको बड़ी की मात्रा भी लिखकर मिल सकता है। ठीक है, तो पेडिमेंट या कहीं पेडिमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम इन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने ही इस बात पर बल दिया कि जलधाराओं के पार्श्विक अपरदन या पार्श्विक क्षरण के माध्यम से पेडिमेंट का निर्माण होता है।
ठीक है। आगे चलकर और भी वैज्ञानिक निकलकर सामने आए जिनके लिए शब्द इस्तेमाल यहाँ पर शब्द लिखा है पेज। दरअसल ये पैग है, कई बार आपको पेगे भी लिखा हुआ मिलेगा, PAGE लिखा है, तो इसको कई लोग पेगे भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो जब बात करेंगे पेगे की, तो आगे चलकर वर्ष 1912 में इन्होंने ये बात स्वीकार की कि जलधाराओं के पार्श्विक अपरदन के माध्यम से ही पेडिमेंट का निर्माण होता है। न केवल पेगे ने, ध्यान रखिए, जो आपने दूसरे वैज्ञानिक देखे इस वाली सीरीज में, ब्लैकवेल्टर, ठीक है, ब्लैकवेल्टर ये भी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेडिमेंट के निर्माण के बारे में सुझाव दिए, और इन सुझावों में इन्होंने जो जलधाराएं हैं उनके पार्श्विक अपरदन के माध्यम से पेडिमेंट के निर्माण पर बल दिया। तो जब आप बात करेंगे अन्य वैज्ञानिक कौन से थे, तो इलियट ब्लैकवेल्टर, इलियट इनका पूरा नाम है ब्लैकवेल्टर, ठीक है। इन्होंने भी धाराओं के पार्श्विक अपरदन के माध्यम से पेडिमेंट के निर्माण की बात की। यदि आपसे इनके बारे में ईयर पूछा जाए तो लगभग 1931 के आसपास इन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की, ठीक है। जो और यदि हम वैज्ञानिकों की बात करें, GK गिलबर्ट, पेग के अलावा, ब्लैकवेल्टर के अलावा, तो ध्यान रखिए कि एक और महान वैज्ञानिक 1932 के आसपास निकलकर सामने आते हैं, और उन्होंने भी ये बात कही कि नदियों की जलधाराओं के पार्श्विक क्षरण की वजह से पेडिमेंट का निर्माण होता है, और उन वैज्ञानिक का नाम था जॉनसन। ध्यान रखिएगा, उनका नाम था DW जॉनसन। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जलधाराओं के पार्श्विक अपरदन के माध्यम से क्या होता है, पेडिमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें ये ग्रुप ऑप्शन जो डी है, ये वाला ग्रुप शामिल था। GK गिलबर्ट ने पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया, और इन वैज्ञानिकों ने आगे और भी कई स्टडीज की, और स्टडीज के माध्यम से इनका भी मत था कि कहीं ना कहीं जलधाराओं का जो पार्श्विक अपरदन है वह पेडिमेंट के निर्माण में क्या है, सहायक है। ध्यान रखिएगा, पेडिमेंट के निर्माण का श्रेय इन सभी ने जलधाराओं के पार्श्विक अपरदन को दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। विवर्तनिक बल यानी टेक्टोनिक फोर्स की बात की जा रही है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं या किसी भी प्रकार की हलचल होती है पृथ्वी के भीतर, और प्लेटों की वजह से कोई हरकत सामने आए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है, यह प्रश्न भी दिसंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हैंगिंग वैली, ऑप्शन बी है यू आकार वाली घाटी, ऑप्शन सी है अंध घाटी, और ऑप्शन डी है रिफ्ट वैली। देखिए, जब हम पृथ्वी के संचरण के बारे में पढ़ते हैं या भू संचरण के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं अंतर्जात बल के बारे में और बहिर्जात बल के बारे में। जब हम अंतर्जात बल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक बल का आपने देखा होगा, जब हम महादेशजनक संचलन पढ़ते हैं, आकस्मिक बलों के बारे में देखते हैं, तो इनके भीतर अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे तनाव मूलक बल, ठीक है, और आप देखेंगे इसमें संपीडनात्मक बल, संपीडनात्मक बल, ठीक है। जब आप तनाव मूलक बल पढ़ेंगे, तनाव मूलक यानी पृथ्वी है या धरातल है, ये चट्टाने हैं, शैल है, इन चट्टानों, इन शैलों में जब इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, माफ कीजिएगा, एक चट्टान है या शैल है, इस चट्टान में जब ऐसा कोई बल कार्य करे जो इस दिशा की ओर बढ़े और इस हिस्से को इस दिशा की ओर ले जाए, यानी क्या हो, जब बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो इसे खींचने की कोशिश करेगा, तनाव कार्य करेगा, और जैसे ही यहाँ तनाव कार्य करेगा तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, टूटने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं चट्टानी भाग यहाँ कुछ इस तरीके से टूट कर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, धंस जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से नीचे की ओर क्या हो गया, हिस्सा धंस गया, और इस प्रकार से निर्मित जो आपको आकृति दिख रही है इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्ट, ध्यान रखें, वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली। तो हमारे ऑप्शन में देखिए कहां पर है रिफ्ट वैली, ऑप्शन डी, रिफ्ट वैली, ये है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिए, जब हम रिफ्ट वैली की बात करते हैं तो रिफ्ट वैली या
रिफ्ट घाटी के निर्माण की दो दशाएं स्वीकार की गई हैं। अमूमन पहली दशा को मानते हैं, जैसे कोई चट्टानी हिस्सा है या कोई चट्टानी भाग है, इस चट्टानी हिस्से में तनाव मूलक बल की वजह से इसका बीच का हिस्सा धंसकर नीचे की ओर आ जाए और जो किनारा वाला हिस्सा है ये सेम उसी अवस्था में बना रहे, तो इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। ये हुई तनाव मूलक संकल्पना। एक है भूगोलवेत्ता वेलेंड। वेलेंड ने कहा कि एक संपीडनात्मक बल की भी अवधारणा निकलकर सामने आती है, जिसके माध्यम से रिफ्ट वैली का निर्माण हो सकता है। ये क्या है? इस संपीडनात्मक बल में कहा गया कि कहीं ना कहीं जो चट्टान है उस चट्टान में संपीडन बल की वजह से गहराई में क्या होगा? गहराई में दबाव बहुत अधिक होगा, या दबाव के अधिक होने की वजह से बीच का हिस्सा क्या होगा? दबाव की बढ़ने की वजह से बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाए, इससे भी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद ध्यान क्या रखना है कि जब हम पृथ्वी की विवर्तनिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो विवर्तनिक घटनाओं की वजह से किसका निर्माण होता है? रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। या ध्यान रखें, रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। अब आपसे यहाँ हैंगिंग वैली के बारे में यदि पूछा जाए तो हैंगिंग वैली, मान लीजिए एक बहुत बड़ी हिम नदी या हिमनद जा रहा है, उसमें आसपास सहायक हिमनद भी मिलते हैं। जो बड़ी मात्रा में हिमनद बहता है उसमें उसकी तली नीचे की ओर होगी, क्योंकि बहुत सारा अवसाद ये बहाकर ले जा रहा है अपने साथ, और जो सहायक अवसाद इन पे मिलेंगे इनकी तली इसकी तुलना में थोड़ी ऊपर होगी, तो ये ऊपर लटकी हुई प्रतीत होती है, इसे कह दिया जाता है हैंगिंग वैली। ऐसे ही मान लीजिए अपरदन हो रहा है बहुत तेजी से, अपने कोने वाले हिस्से या किनारे घाटियों को और काट कर ले जाए। ठीक है, कई बार यू आकार का शेप आपको दिखाई देने लगेगा, यानी जो संकरी नदी संकरी घाटी बनाती है, इसमें आगे चलकर क्या हो? आकार यू हो जाए, तो इसे हम यू आकार की घाटी कहेंगे। अंधी घाटी की संकल्पना कहाँ निकलकर सामने आती है? जो कार्स्ट प्रदेश होते हैं, मान लीजिए कहीं से नदी बह रही हो, ठीक है, लगातार ये कई वर्षों से यहाँ बह रही हो, ठीक है, बीच में क्या हो? कास्ट प्रदेश हो, नदी जाकर अंत में कहाँ मिलती है? सागर में। ठीक है, सागर या महासागर किसी में जाकर नदी अंत में मिलती है। तो मुहाने से जब नदी आगे या माफ कीजिए, स्रोत से जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ने के क्रम में कई बार जो कास्ट प्रदेश है उसके बीच में ही क्या हो? भूमिगत जल के रंध्रों के माध्यम से, जो भूमि में रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों के माध्यम से जो नदी है नीचे की ओर रिसकर जाकर आगे सागर में मिले, और फिर बीच वाला जो हिस्सा है ये लंबे समय तक क्या हो जाए? सूखा हो जाए। ठीक है, क्योंकि बीच में ही नदी रिसाव रंध्रों के माध्यम से क्या होगी? यहां से रिसकर नीचे जाने लगी। अब यहाँ नदियों का जो कालांतर में क्या होगी, या कुछ समय के बाद क्या हो, यहाँ पर नदी ना बहे और यहीं से रिसकर नीचे होकर आगे जाकर सागर समुद्र से मिल जाए, तो यह हिस्सा क्या हो जाएगा? बहुत समय तक सूखा हो जाएगा। इस हिस्से को कहते हैं अंधी घाटी। ठीक है, ध्यान रखें। अब विवर्तनिक कंडीशन की वजह से उत्पन्न स्थलाकृति की बात की गई थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटोन से संबद्ध है? अब यहाँ आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए, डील करने के लिए तथ्य जरूरी है, आपको पता होना चाहिए क्रेटोन क्या है, तब आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी संगू टिकाश्म, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी फिलाइट। यह प्रश्न भी दिसंबर 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्रेटोन शब्द। ठीक है, अब आपको पता हो कि क्रेटोन है क्या। ठीक है, तो देखिए जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी हिस्सा है, या पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, बिल्कुल हमने पढ़ा है ना कि पृथ्वी धरातल से गहराई में अंदर की ओर भीतरी हिस्से में प्रवेश जब करती है तो मुख्यतः किससे? 3 हिस्सों में डिवाइड है। आंतरिक हिस्सों में प्रवेश करने के क्रम में पृथ्वी 3 परतों में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहला है क्रस्ट, भूपर्पटी, फिर मैंटल, ठीक है, प्रावार, और फिर अंत में कोर। ठीक है, अंतरतम भाग। कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है और मेंटल भी 2 हिस्सों में डिवाइड है और कोर भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। ध्यान रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत मिलकर क्रेटोन का निर्माण करते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि क्रस्ट और मेंटल की ऊपरी परत मिलकर स्थल मंडल का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, जब शब्द आए क्रेटोन, क्रेटोन को क्या ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय स्थल मंडल का पुराना हिस्सा, महाद्वीपीय स्थल मंडल का
पुराना हिस्सा, पुराने के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, स्थिर हिस्सा। पुराना प्लस स्थिर हिस्सा ही क्या कहलाता है, क्रेटॉन कहलाता है। और जितना पुराना है इसका मतलब किससे निर्मित होगा, आग्नेय चट्टानों से निर्मित होगा, है ना। किससे निर्मित होगा, आग्नेय चट्टान से, क्योंकि सबसे प्राचीन चट्टानों के क्रम में हम क्या जानते हैं, आग्नेय चट्टानें प्राचीनतम क्या है, चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों से निर्मित होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, आग्नेय चट्टान यानी ग्रेनाइट, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटॉन से संबद्ध है, ग्रेनाइट चट्टानें क्रेटॉन से संबद्ध है। जो क्रेटॉन की बात की जाएगी तो यह इंग्लिश में शब्द है क्रेटॉन, इससे बना है, या तो ग्रीक में शब्द है क्रेटोस, ठीक है, ध्यान रखें। इन दोनों का अर्थ होता है ताकत या शक्ति, ताकत या शक्ति। इनका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, ताकत या शक्ति। तो अंग्रेजी के क्रेटॉन या ग्रीक भाषा के, ध्यान रखें, क्रेटोस से मिलकर यह बना है। इसी के अक्षर से, इसी के जो मीनिंग है, इसे लेकर इसे पावर या शक्ति के रूप में लिया गया है। क्रेटॉन की बात करें तो हमने इसे समझा कि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा इसमें शामिल है। महाद्वीपों पर जो भी समतल और स्थिर भाग है, ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है, महाद्वीपों पर जो भी समतल व स्थिर भाग है वो क्या है, वही क्रेटॉन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक समझने के लेवल पर कि महाद्वीपों पर कोई भी समतल व स्थिर भाग क्या है, क्रेटॉन है। ये क्रेटॉन ध्यान रखें, इस क्रेटॉन में कई बार कठोर और रवेदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर इस तरीके से घेरे रहती हैं। तो कई बार ध्यान क्या रखना है कि रवेदार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कठोर चट्टानें, ठीक है। और हम सभी जानते हैं आग्नेय चट्टानें बाद में रूपांतरित, बाद में रवेदार यानी अवसादी चट्टानों और उसमें कन्वर्ट होती हैं रूपांतरित चट्टानों में। तो इसके ऊपर अवसादी चट्टानों की लेयर्स भी होती हैं, किस पर, क्रेटॉन पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक। इसमें कठोर रवेदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर दिखाई पड़ती हैं। ग्रेनाइट इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण से हुआ है। आपके पास ऑप्शन है यूराल, आल्प्स, एंडीज, एपलेशियन या अपलेशियन लिखा हुआ मिल सकता है आपको। जनवरी 2017 का प्रश्न है, ध्यान रखिए। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण, किसके माध्यम से, एक तो एक महासागरीय चट्टान होगी, ठीक है, और एक महादेशीय, महाद्वीपीय, यानी आप समझिए एक महाद्वीपीय चट्टान, इनके अभिसरण से, अभिसरण का मतलब दोनों चट्टानें एक ही दिशा की ओर आ रही हैं और आपस में क्या होगा, इनमें टकराव होगा। इसे हम क्या कहते हैं, अवसादी सीमांत, या हम इसे क्या कहते हैं, चट्टानों का टकराना, चट्टानों के अभिसरण से निर्मित जो स्थलाकृति हैं, ठीक है। अब पूछा यह गया है कि इनके टकराने की वजह से, इनके अभिसरण से किसका निर्माण हुआ है हमारे ऑप्शन में से, ठीक है। तो इनके अभिसरण से यदि हम बात करें कि एक महाद्वीपीय चट्टान है, एक महासागरीय चट्टान है और एक महाद्वीपीय चट्टान है, इनके अभिसरण से ध्यान रखिए किसका निर्माण हुआ है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, ऑप्शन सी एंडीज। अब ये कहां पर है ये हम समझते हैं। देखिए जो प्रशांत महासागर प्लेट है, यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट, ठीक है, इनके बीच में अभिसरण होने से, इनके बीच में अभिसरण होने से क्या होगा, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस एंडीज पर्वत की बात यदि हम करें तो ये कहां पर है, ये आप ध्यान रखें, आपने दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा देखा होगा, वहां पर एंडीज पर्वत स्थित है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ, एकांकागुआ पर्वत श्रृंखला है, जो क्या है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, एकांकागुआ चोटी है, पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए इसकी ऊंचाई तो लगभग 6960 मीटर यह ऊंची है,
ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि चिली, और आप जब हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है एकांकागुआ चोटी। तो ये चिली और अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना इसकी कहाँ पर स्थित है, इसकी सीमा पर स्थित है। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूराल पर्वत श्रृंखला की बात पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, ये भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया को विभाजित करता हुआ आपको दिखाई देगा। यूरोप जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये संबंधित है यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाली एक पर्वत श्रृंखला के रूप में। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन इसे पश्चिमी रूस की सबसे या आप एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे जाना जाता है, सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आल्प्स की बात की जाए तो यह यूरोप की, खासकर मध्य यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला में से एक है। आल्प्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है, मध्य यूरोप की सबसे आप बड़ी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप में। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा माउंटेन है, चोटी है सबसे ऊंची है, तो माउंटेन ब्लैंक, जो कि कहां पर है, फ्रांस में है। ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, एप्लेशियन की बात करें या एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वतमाला है। ठीक है, कहां पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में, और इसका विस्तार कहां तक हो रहा है, कनाडा तक हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने जो भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में यहाँ समझा। प्रश्न की बात की जाए कि महासागरीय और महादेशीय महाद्वीपीय दो प्लेटों के अभिसरण से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, तो ऑप्शन सी एंडीज इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, कास्ट प्रदेश से जुड़ा हुआ। ठीक है, कास्ट प्रदेश यानी हम उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो चूना पत्थर के से स्थित है, या एक ऐसा इलाका जहां पर अमूमन चूना पत्थर की क्या हो, अधिकता हो। ठीक है, इसलिए इसे क्या क्या कह दिया जाता है, कास्ट प्रदेश। अब देखिए प्रश्न क्या है, कास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक उत्तरदायी है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी है कार्बनीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, और ऑप्शन डी है ढाल मलबे का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिए, जब आपसे पूछा जाए इसके बारे में कास्ट प्रदेश क्या है, तो देखिए अभी हमने बात की जहां पर चूना पत्थर से संबंधित जो चट्टानें हैं उनकी अधिकता हो, या ऐसी चट्टानें पाई जाती हो जो चूना पत्थर जहां पर हो। ठीक है, अब कास्ट प्रदेश यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर की क्रिया किसके साथ सबसे ज्यादा होती है और आपने उसकी वजह से परिवर्तन देखा है। अब हम प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न में यदि हम चूने पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र की बात करें, चूने पत्थर की चट्टानें हैं और यहां से उसे मिल जाएगा भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल। अब ये चूना पत्थर की चट्टानें, चूना पत्थर चट्टान और साथ में भूमिगत जल, अगर ये मिल जाए, ठीक है, भूमिगत जल के द्वारा, या मान लीजिए यहां पर सतह पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थल स्वरूप बन जाए जो किसके माध्यम से हो, इन चूना पत्थर के घुलने के माध्यम से हो, क्योंकि चूना पत्थर पानी के साथ रिएक्शन करके क्या हो, इस हिस्से में ऐसी स्थलाकृतियां बना देगा जो चूना पत्थर के घुलने के माध्यम से बनेंगी, और इन स्थलाकृतियों की वजह से जो आपको हिस्सा देखने को मिलेगा उसे कहते हैं कास्ट प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखें, जब हम भारत की बात करते हैं तो चित्रकूट वाला इलाका है, रामगढ़ वाला इलाका है, ये कास्ट प्रदेश वाले इलाकों में शामिल होता है। यहाँ पर चूना पत्थर की अधिकता है और चूना पत्थर भूमिगत जल के मिलने की वजह से कुछ खास स्थलाकृतियों का निर्माण यहाँ हुआ है। अब कास्ट प्रदेश के हम यदि सही जवाब की बात करें तो किससे मिला, ये H2O जल से मिला। ठीक है, किससे मिला, ध्यान रखें, चूना पत्थर से मिला। अब चूना पत्थर की वजह से जल के साथ क्रिया करके, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखिएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यह क्रिया करता है। तो यदि इस प्रश्न के सही जवाब की हम बात करें, यहां पर ऑप्शन बी कार्बनीकरण इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कास्ट प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया है वह कार्बनिक क्रिया ही है।
कार्बनिक क्रिया यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें। चित्रकूट रामगढ़ वाला जो इलाका है, हमने इसके बारे में बात की। सभी को पता है कि जब कैल्शियम H2O के साथ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक, इस तरीके से हमने प्रश्न डिस्कस किए जो कि किससे जुड़े हुए हैं, आपके PYQ से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हमने तथ्य भी देखे। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।